Hello everyone. In prelims exam, everyone talks about a smart approach, which include making the logical guess using some tricks. और ऐसे टाइम में जब prelims close आ रहा है तो I thought about making some video on this. I have told you before that in 2019 CSC prelims, I have designed an art of solving the paper, which has helped me in attaining the marks around 120 to 125 across various keys. And मेरा फॉरेस्ट का भी कट ऑफ क्लियर क्यों हुआ था, तो आई थिंक दिस अप्रोच वर्क्स फॉर मी. So this is Varun Jain. Let's start a new video series on art of solving the prelims paper. You can read about me in the about me section of my YouTube channel. So starting में I will brief about कि किन किन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं. 3-4 वीडियोस बनाऊंगा मैं प्रीलिम्स पे, तो शुरू में आपको ब्रीफ कर देता हूँ मैं. एक तो सबसे पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन. देखिए, आपको अपनी अप्रोच अगर डिज़ाइन करनी है ना, कोई भी एग्जाम क्लियर करने की, XYZ कोई भी हो, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम की डिमांड समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, तो पहले हम डिमांड समझेंगे, फिर सेकंड पार्ट में हाउ टू सॉल्व द एक्चुअल पेपर, इस बारे में हम बात करेंगे. एंड तो आज बात करते हैं अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द पेपर. इसमें मैं 3 चीज़ों की बात करूंगा. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर. वो हम कैसे समझेंगे, टू सी कि भाई किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं. जब ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम स्ट्रैटेजी डिवाइस कर पाएंगे एक अच्छी. फिर हम ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे. देखिए, पेपर कोई भी पर्टिकुलर ट्रेंड में चलता है, उस ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ऑब्सोलीट तैयारी ना करें, रिडंडेंट कंटेंट ना पढ़ें. तो ये ट्रेंड मैं आपको समझाऊंगा. फिर तीसरी चीज़, हम सेक्शन वाइज ट्रेंड देखेंगे कि पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में किस तरह यूपीएससी आगे बढ़ रहा है और क्या हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं 2020 में और एक सेफ स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं. तो इन 3 चीज़ों की बात करेंगे. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले माइंड ऑफ द एग्जामिनर. देखिए, माइंड ऑफ द एग्जामिनर हम कैसे समझ सकते हैं. उसने क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं, वो उन क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ सकते हैं कि व्हाट दे वांट. मैं उसको डीकोड करने में आपकी कुछ हेल्प करता हूँ. देखिए, 2 तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैंने देखा है. एक तो जो आपको डायरेक्टली आते हैं, जिन्हें इजी क्वेश्चन बोलते हैं, जो लगभग 35 to 40 क्वेश्चन होते हैं. ठीक है, एग्जामिनर मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन इसलिए डालते हैं देखने के लिए कि रेगुलर ट्रेड्स जो आपके एक रीडिंग है, अवेयरनेस है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, वो सब देखने के लिए आ रहे हैं. कोई भी सीरियस एस्पिरेंट ये सारे क्वेश्चन करने में सक्षम होता है अगर वो कोई सिली मिस्टेक ना करे, रीडिंग मिस्टेक ना करे, नॉट नहीं पढ़ा, ओनली नहीं पढ़ा, इस टाइप की मिस्टेक ना करे. तो इसके लिए तो केवल सिंपल सी बात यह है कि केयरफुल रीडिंग करें, जो आप कंटेंट कर रहे हैं उसको रिवाइज करें. ये तो ईजी पार्ट होता है मेरे नज़रिए से. और यहाँ मिस्टेक करना तो बहुत गलत है. देखिए, अगर आपने यहाँ पे एक भी क्वेश्चन गलत करा ना, तो सीधा आप 2.66 मार्क्स से पीछे होंगे, वो भी कम से कम 15-20 हज़ार लोगों से. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ये क्वेश्चन सही कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं करना है. अब सेकंड थिंग देखते हैं, जो सबसे बड़ा डायलेमा रहता है, जो क्वेश्चन आपको आते नहीं होते. देखिए, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि यूपीएससी वांट्स यू टू मेक अ लॉजिकल गेस. अगर आप जो लॉजिकल गेस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, देखिए ये तो बोलते ही हैं लोग कि जिसका हो जाता है वो उसे लॉजिकल गेस बोलता है और जिसका नहीं होता वो उसे तुक्का बोलता है. पर इस डिबेट में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. बात यह है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एग्जाम क्लियर करना है, और एग्जाम क्लियर लॉजिकल गेसेस के बिना नहीं होगा. ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि कैसे हम उस लॉजिकल गेस करने की प्रोसेस को रिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो वो जो लॉजिकल गेस होते हैं ना, पहले वो क्या चीज चेक करना चाहते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ. उनमें ना एक इनबिल्ट एलिमेंट ऑफ एप्टीट्यूड चेक होता है. ठीक है, देखिए सी सेट अब क्वालिफाइंग हो गया है कुछ टाइम से, तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि सी सेट वाले जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हो गए, जो एप्टीट्यूड एलिमेंट हो गए, वो इन्होंने जीएस में इंक्लूड कर दिए हैं. ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है. दूसरी चीज ये चेक करना चाहते हैं शॉक वैल्यू. इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी नई सिचुएशन अगर आपके लिए आ गई तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो इन्हें मैं शॉक वैल्यू वाले क्वेश्चन बोलता हूँ. नॉर्मली मैंने एक ट्रेंड देखा है कि ये शॉक वैल्यू वाले क्वेश्चन ना सरफेस पे तो टफ दिखते हैं. ठीक है, ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने सुना ही नहीं. लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इसमें दिमाग लगाएंगे और अपनी जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको यूज करेंगे ना, तो वो ईजी क्वेश्चन होते हैं. ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है. थर्ड, वो कॉमन सेंस चेक करना चाहते हैं कि बंदे की कॉमन सेंस कितनी वहाँ पे इन प्रेशर सिचुएशन कॉमन सेंस कितना वर्क कर रहा है. ठीक है, फिर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल मैंने देखा है कि वो चेक करना चाहते हैं कि भाई एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, जो आप 1 2 3 नॉर्मल स्टेप्स अगर फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन अप्रोच फॉलो करेंगे, तो आप उसके सॉल्यूशन पे पहुंच जाएंगे. तो ये स्किल आप प्रेशर में परफॉर्म कर पाते हैं या नहीं, ये चेक करना चाहते हैं वो. फिर एक चीज चेक होती है रिस्क एपेटाइट. रिस्क एपेटाइट ऐसा नहीं कि अंधाधुंध तुक्के लग रहे हैं, ABC कुछ भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो चल रहा है. दे वॉन्टेड टू सी यू कि कैन यू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क. देखिए, फिलहाल प्रीलिम्स में हर कोई ये बोलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने चाहिए. 85 to 90 क्वेश्चन हर कोई बोलता है कि करने चाहिए, आपको क्लियर करना है. तो वो चेक क्या करना चाह रहे हैं कि आप
कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं या नहीं, ठीक है, वो ज़रूरी चीज़ होती है एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर देखना चाहते हैं कि आप लिमिटेड रिसोर्स के अंदर काम कर सकते हैं या नहीं। लिमिटेड रिसोर्स क्या है यहाँ पे? रिसोर्स एक एस्पिरेंट के लिए टाइम एक रिसोर्स है, नॉलेज एक रिसोर्स है। उतना ही टाइम और उतनी ही नॉलेज लगभग मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट के पास है। अब उसमें से मैक्सिमम आउटपुट कौन निकालता है, ये वो उस पेपर के थ्रू चेक करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पॉइंट मैं आपको यहाँ से क्लियर करना चाहता हूँ कि खाली नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बहुत सारे पर्सनैलिटी एलिमेंट भी बिल्ड किए जा रहे हैं मेरे हिसाब से इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस, ठीक है। तो ये मेरी पहली चीज हो गई कि माइंड ऑफ द एग्जामिनर हमने समझा कि क्या वो जज करना चाह रहे हैं एस्पिरेंट में, ठीक है। फिर हम सेकंड थिंग देखते हैं, ओवरऑल ट्रेंड एनालिसिस, कहाँ जा रहा है यूपीएससी, ठीक है। एक चीज देखिए, रेशियो ऑफ द क्वेश्चंस जो है विच डिमांड्स यू टू मेक अ लॉजिकल गेस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। In my point of view, there are 35 to 40 questions asked in prelims which are directly in nature, which can be easily answered. Rest of them you have to make a logical guess or you have to avoid them. ठीक है, तो this is the trend as per me. Now within static topic, I have seen a trend diversification within UPSC. उनके भी question exhaust होते जा रहे हैं, ठीक है। Like in polity they are moving away from Lakshmikant. I won't say कि लक्ष्मीकांत से वो नहीं दे रहे हैं question, but they are diversifying the sources from where they are asking the polity questions. एक और कंसेप्ट मैंने नोटिस किया है, हाइड एंड सीक खेल रहा है यूपीएससी। व्हाट दे आर डूइंग की 3-4 ईयर्स तक दे वोंट आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्फीयर, चाहे ज्योग्राफी हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी स्फीयर वो चूज करके रखते हैं, एंड सडनली किसी एक साल वो उससे बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे। उन 4-5 साल में क्या होता है, स्टूडेंट की आदत होती है कि जो इस साल पेपर दे रहे हैं कि 2019 में ये आया था, 2018 में ये आया था, तो इस साल ये इंपॉर्टेंट होगा, उसको वो ओवर एम्फेसिस करेंगे, ठीक है। और होगा क्या कि जो एक्चुअली 2013, 14, 15 में डोमिनेट कर रहा होगा वो कम बैक कर जाएगा 20 में, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस चीज के विक्टिम होते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करनी है आपको। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर मिडिवल हिस्ट्री ने कम बैक किया, तो अब जैसे कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि ज्योग्राफी इज सून गोइंग टू मेक अ कम बैक। ज्योग्राफी सबको लगता है फिजिकल ज्योग्राफी तो पूछ नहीं रहे हैं, तो वो सून कम बैक करेगा मेरे हिसाब से। तो हाइड एंड सीक का ध्यान रखें, आपको हर चीज प्रिपेयर करनी है। अब हम अपनी थर्ड चीज पे आते हैं, सेक्शन वाइज ट्रेंड एनालिसिस। यहाँ पे देखिए मैं बताऊंगा आपको कि स्टैटिक पार्ट में, पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, कल्चर में क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे कैसे डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, और मैं आपको सोर्स भी रेकमेंड करूंगा। सोर्स रेकमेंड करने के पीछे आई डू नॉट हैव एनी इंटेंशन टू प्रमोट एनी पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप अपना कोई भी सोर्स चूज कर सकते हैं, बस मैं एक सोर्स बताना चाहूंगा जो मैंने फॉलो किया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इकोनॉमिक्स से शुरू करते हैं। इकोनॉमिक्स देखिए डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो डायनेमिक नेचर, यूपीएससी सारे पेपर डायनेमिक बनाना चाह रहा है, प्रीलिम्स भी मेंस भी। तो जब वो इनबिल्ट डायनेमिक है तो वहां मेरे को नहीं लगता कि कुछ ऐसा इन्होंने बहुत ज्यादा मेजर चेंज किया है। बस एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गए हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशन पूछेंगे वो पेपर में। फिर करंट अफेयर इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी डोमिनेट करता है, तो करंट अफेयर मेरे हिसाब से तो अभी वो बहुत ईजी पूछ रहे हैं इकोनॉमिक्स में। जो भी मैगजीन्स आप पढ़ के जा रहे हैं, चाहे वो लास्ट ईयर का इंटर क्रेडिट एग्रीमेंट हो, बैंक बोर्ड ब्यूरो हो, वो सब मैगजीन से आ रहा है। तो मेरे हिसाब से लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन गलत होने ही नहीं चाहिए। विद रिगार्ड टू सोर्स, आई थिंक सोर्स में मैं मृणाल सर के वीडियोस फॉलो करता आया हूँ हमेशा, और मेरा वो 1 पॉइंट सोर्स रहा है इकोनॉमिक्स के लिए। और खाली इकोनॉमिक्स के नहीं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स करा देते हैं यार वो, तो वो मेरे तो हेल्प करता आया है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर अभी तक आपने अपना सोर्स डिसाइड नहीं किया है तो 1 पॉइंट सोर्स आप मृणाल सर के नोट्स डिसाइड कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स। अब बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी देखिए, पॉलिटी में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड जा रहा है मेरे हिसाब से कि डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है फ्रॉम द लक्ष्मीकांत। स्टार्टिंग में ऐसा था कि आप यहाँ से 3-4 साल पहले बात कर लीजिए कि ये बोलते थे कि डूइंग द लक्ष्मीकांत इज इनफ, लक्ष्मीकांत इज बाइबल फॉर पॉलिटी, और वहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब लक्ष्मीकांत से भी कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन भी हो रहा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन समझना बहुत जरूरी है, कहाँ कहाँ जा रहा है यूपीएससी। एक ट्रेंड मैंने देखा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है। जैसे कि लास्ट ईयर लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आया, फिर 9 शेड्यूल कब ऐड हुआ जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उससे क्वेश्चन आया, फिर कोल सेक्टर के नेशनलाइजेशन से क्वेश्चन आया। तो मेरा मानना है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन अब प्रीलिम्स में भी पूछा जा रहा है, तो उसकी जो एनसीईआरटी है या जो भी आपने सोर्स फाइनल किया हुआ है उसको जरूर पढ़ें। सेकंड थिंग, करंट अफेयर अब पॉलिटी में भी पूछे जा रहे हैं, और वो मेजर इश्यूज से पूछे जा रहे हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आया, वेरी इजी क्वेश्चन, सिंपल करंट अफेयर मैगजीन से था, तो मेजर इश्यूज से पूछे जा रहे हैं। फिर थर्ड थिंग जो उन्होंने ऐड किया है वो है कॉन्सेप्ट्स पूछने शुरू किए हैं एंड द फिलॉसफी बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जैसे कि लिबर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी क्या है। सेक्युलरिज्म पे सून मेरे को लगता है एक नया क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो, कि सेक्युलरिज्म इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है।
तो मेरा एक यहाँ पे मेरा सजेशन रहेगा कि जैसे जिनका ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलॉसफी है, वो लोग ना कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा अलग नज़रिए से पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने वेरियस स्कॉलर्स पढ़े हुए होते हैं। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से समझना है, मॉडर्न प्रेजेंट इंटरप्रिटेशन क्या है उसका, वो आंसर करना है, ना कि हॉब्स ने ये बोला था लिबर्टी के बारे में तो ऐसा होगा। तो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आंसर करना है आपको। फिर उसके बाद मैं देखना चाहूंगा कि लक्ष्मीकांत को छोड़ना नहीं है आपको, एक तो उसको करना जरूर है, ठीक है, लेकिन उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ना है, फिलॉसफी समझनी है, फंडामेंटल राइट के पीछे की फिलॉसफी क्या है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल राइट पुट रिस्ट्रिक्शन ओवर द स्टेट, ठीक है, तो इस टाइप से आपको फिलॉसफी समझनी है, डीपीएसपी की, फंडामेंटल राइट की, फंडामेंटल ड्यूटी की, वो फिलॉसफी इंपॉर्टेंट होती जा रही है मेरे हिसाब से। तो दिस इज अबाउट पॉलिटी। अब हम एनवायरमेंट पे आते हैं। एनवायरमेंट देखिए, अब क्वेश्चंस तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो डेफिनेटली ज़्यादा पूछे ही जा रहे हैं एनवायरमेंट से, बट ट्रेंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। एक कोई स्टैटिक बुक आप पकड़ के रखें, मोस्टली शंकर आईएएस की पढ़ते हैं लोग बुक, और एक करंट अफेयर मैगजीन, ठीक है, उससे इनफ है, उससे जितना सॉल्व हो रहा है मैं तो उतने पे ही स्टिक करता था, ठीक है। तो एनवायरमेंट में कोई मेजर ट्रेंड चेंज नहीं चल रहा है मेरे हिसाब से, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़े ना। फिर ज्योग्राफी, लेट्स टॉक अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है कि फिजिकल ज्योग्राफी से नंबर ऑफ क्वेश्चन रिड्यूस हो रहे हैं। तो मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि कैंडिडेट थोड़ा सा उसे लाइटली लेने लग गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक वार्निंग देना चाहूंगा। देखिए, ज्योग्राफी विल सून मेक अ कमबैक, मेरा ऐसा प्रिडिक्शन है, तो उसको बिल्कुल ना छोड़ें, उसको अच्छे से तैयार करें। दूसरा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं कि क्रॉपिंग पैटर्न से रिलेटेड कुछ आ जाएगा, लोकेशन रिलेटेड कुछ आ जाएगा कि यहाँ से यहाँ जाना है तो कितने स्टेट आएंगे, खाली मतलब आप अप्लाई कर पाए अपना दिमाग वहाँ पे, तो ये चीज़ वो एक पैटर्न उस तरफ जा रहा है। फिर मैपिंग छोड़ने का कोई मतलब नहीं है यार। 2 क्वेश्चन मैपिंग के आ रहे हैं, एक नॉर्मली स्टैटिक से होता है और एक नॉर्मली डायनेमिक से होता है, और मेजरली जो मेजर चीज़ें हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप करें अच्छे से, उसे अच्छे से। फिर सोर्स की बात आती है। सोर्स में यहाँ पे काफ़ी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, मैं बोलूँगा एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी हुई है, ठीक है, जो पढ़ते हैं वो कंटिन्यू करें उसके साथ। मेरा सोर्स एक 1 पॉइंट सोर्स रखना चाहता था मैं हर चीज़ का, मेरा यही एम था कि हर चीज़ का एक ही सोर्स रहे एंड में मेरे पास, ताकि रिवीजन में दिक्कत ना हो। तो मैं जो मृणाल सर के चैनल पे रजतानिल मैम के वीडियोज़ हैं उस पर रिलाई करता था, कोई नोट्स का झंझट नहीं, उनको स्लाइड्स को भी पलट लेता था एंड में। तो दिस इज़ अबाउट ज्योग्राफी। अब बात करते हैं हम कल्चर के बारे में। कल्चर के एक ट्रेंड तो ये सिंपल है कि इट इज़ गेनिंग इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन आर इंक्रीजिंग डे बाय डे फ्रॉम द कल्चर। अब एक चीज आप देखिए, कल्चर में फ्यू एरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, कल्चर का जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हैं, इट इज वेरी ह्यूज सब्जेक्ट फॉर मी, फॉर एवरीवन आई थिंक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और याद भी बहुत कुछ रखना पड़ता है कल्चर में। तो मैं क्या करता था कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हमेशा स्पेशल एम्फेसिस देता था, जैसे कि टेम्पल आर्किटेक्चर हो गया, वहां से पूछा जा रहा है, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड कुछ भी हो गया, केव आर्किटेक्चर हो गया, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट, ये फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, तो इनको बहुत अच्छे से करें। फिर बात हो गई कि सोर्स की, मैं नितिन सिंघानिया सर की बुक जो है मार्केट में उसको रेफर करता था इसके लिए। तो अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए, हिस्ट्री डे बाय डे डिफिकल्ट होती जा रही है। अब डिफिकल्ट हो क्यों रही है? क्योंकि यार कोर नेशनल मूवमेंट जो है ना, गांधीयन फेज ऑफ मूवमेंट जो है, उससे कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए सबको लगता है मुश्किल है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वहीं स्पेंड करते हैं। लेकिन जा कहाँ रहा है यूपीएससी, लेट्स सी क्या चेंज कर रहे हैं वो। एक तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो पेरिफेरल टॉपिक्स है ना, वहां से क्वेश्चन इंक्रीज करते जा रहे हैं वो, चाहे वो एजुकेशन हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, मेंस में भी क्वेश्चन पूछा उन्होंने ट्राइबल सिविल मूवमेंट से, ठीक है। तो ये पेरिफेरल टॉपिक को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ठीक है ना, ये मैं बोलूंगा। फिर अर्ली ब्रिटिश टाइम, जो कि हम नॉर्मली हिस्ट्री में 1857 के बाद का जो पार्ट है उस पर फोकस करते हैं। अब मेरे हिसाब से वो 1857 से जो 750 तक का टाइम है उससे भी पूछ रहे हैं कि क्या क्या क्रॉप लेके आया ब्रिटिश, गन पाउडर कौन लेके आया, तो उस पार्ट को भी इक्वल एम्फेसिस दें। फिर उसके बाद ऑफकोर्स एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री तो बढ़ाते ही जा रहे हैं वो वेटेज, उसका सोर्स तो मैं तमिलनाडु एनसीईआरटी पे फोकस करता था। एंशिएंट एंड मिडिवल के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको। काफ़ी लोगों को लगता है यार मेरे को ना याद नहीं रहता, इतने सारे फैक्ट्स हैं, क्या करूं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, देखिए अगर आप छोड़ के जाएंगे ना तो वहाँ पे कुछ भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसा देखा है कि एंशिएंट मिडिवल से अगर आपको बेसिक आइडिया भी है ना तो वहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है। तो इस टॉपिक को करके जाए, मिनिमम 2 बार ज़रूर एनसीईआरटी को या जो भी सोर्स आप रेफर कर रहे हैं उनको अच्छे से करें। फिर उसके बाद एक, वैसे तो मैं स्पेक्ट्रम पर रिलाई करता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए,
बट एक थीम्स ऑफ हिस्ट्री की करके एनसीईआरटी है, वो एनसीईआरटी मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, बट मैंने उसका ओवरव्यू देखा है, तो बहुत ही अच्छी एनसीईआरटी लगती है। अगर आप पे टाइम है तो उस एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, मेंस में भी आपके लिए वो काम आएगी। सो दिस इज अबाउट हिस्ट्री। फाइनली साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिकोडिंग करंट अफेयर। साइंस एंड टेक के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, करंट अफेयर से ही पूछे जा रहे हैं, वो स्पेस प्रोग्राम है, बायोटेक्नोलॉजी है, डीएनए आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। कोई भी मेजर लेटेस्ट इन्वेंशन अगर हुआ है ज्योग्राफिकल वेव से रिलेटेड था, जैसे कि वो पूछ लेते हैं। और कई बार एक साल बाद के गैप पे पूछ रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर एक ब्लैक होल से रिलेटेड जो पिक्चर वगैरह आई थी उससे रिलेटेड अब वो इस साल पूछ सकते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल वेव एक साल के गैप के बाद पूछा है उन्होंने। फिर उसके बाद हम आते हैं लास्ट एक इंपॉर्टेंट इश्यूज। मैं कुछ बताता हूँ कि मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है कि कुछ फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के, इनकी मैंने एक लिस्ट बना दी है, वो लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। मैं ये बोलूंगा कि एक बार ना जब भी आप अपनी तैयारी वैयारी कर लें तो इन टॉपिक की लिस्ट को जस्ट एक बार गो थ्रू, यार ये मैंने सब अच्छे से किया है ना। मैंने देखा है यूपीएससी रिपीटेडली इनसे क्वेश्चन पूछ ही रहा है, तो पूरी सजेशन का एजेंडा एक ही है कि टारगेटेड अप्रोच हो, जहां से पूछा जा रहा है ना उसको अच्छे से करें, छोड़ना किसी चीज को नहीं है, पर जहां से पूछा जा रहा है उसको बहुत अच्छे से करें। यही मेरा एक सजेशन रहेगा। सो दिस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्रीलिम्स। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूंगा कि एक्चुअली पेपर कैसे सॉल्व करना है, क्या ट्रिक्स हैं, क्या लॉजिकल गेस की मेथडोलॉजीज हैं, उसमें हम पेपर भी डिस्कस कर लेंगे कुछ 2019 का। सो ओके देन, प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe my YouTube channel if you really like my videos, and leave comment for any query in the feedback. So thank you, see you next time.